हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और आप भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। और मैं आपके लिए जितना कोशिश हो सकूंगा कर सकूंगा उतना कोशिश करूंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैथ में तो हम आपको 70 टू 70 नंबर पूरा लाने का 100% प्रयास करेंगे कि आप जितना हो सके, जितना मेरे पास क्वेश्चन हो सके मैं आपके पास सब लेके आऊंगा, इसलिए आप मेहनत करते रहें। अब देखिएगा, मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन आपके लिए गेस्ट पेपर और ये क्या है, खंड अ का है, मतलब कि बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन ऐसे डिक्टोस क्वेश्चन आएंगे, बस थोड़े से इसमें नंबर चेंज हो जाएंगे, बाकी यही यही सब पूछेगा। रैखिक समीकरण युग्म के ये है, अद्वितीय हल होगा, कोई हल होगा, यही पूछ रखेगा आपसे। और जैसे ये है तो क्वेश्चन सब एक ही टाइप का होगा, बस थोड़े से नंबर और उसके अंक चेंज हो रहेंगे, बाकी और कुछ नहीं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि रैखिक समीकरण युग्म क्या दे रखा है, रैखिक समीकरण युग्म। युग्म जो दे रखा है वो देखिएगा। अब युग्म में दे रखा है, कह रखा है कि 6x क्या दे रखा है, 6x माइनस 7y इक्वल टू क्या है 1। अच्छा देखो, इसको आप लिख सकते हो 6x माइनस 7y और ये क्या हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 इक्वल क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो इसमें से एक वैल्यू क्या निकल आएगी। एक फार्मूला आपको पता है क्या, a1x प्लस b1y और प्लस क्या होता है c1 इक्वल 0। तो यहां से अगर आप a1 का वैल्यू फाइंड करोगे, a1 इक्वल टू क्या निकल आएगा 6। a1 का मान कितना हो गया 6 और b1 का मान कितना जाएगा -7। b1 बोले तो y का गुणांक, y का गुणांक कितना है -7 है। और उसके बाद क्या हो जाएगा c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, c1 का मान -1 हो जाएगा। इसके बाद अगला इक्वेशन दे रखा क्या है हमारा, 3x और -4y और इक्वल क्या दे रखा है 5। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर ले तो 3x और ये माइनस क्या हो जाएगा -4y और ये -5 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो यहां से अगर हम कंपेयर करेंगे इससे a2x हो जाएगा। दो इक्वेशन होते हैं दो चर में ना, a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो a2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अच्छा b2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा -4 आ जाएगा और c2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा -5। तो हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकाल दिया। यहां तक हो जाएगा। अब एक चीज आपको बताया गया है, अगर आपको दे रखा है कि a1 अपान a2 कंडीशन यानी प्रतिबंध जो बताया गया है, अगर a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2 है तो इस रूप में अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल। समीकरण का युग्म जो होगा वो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक, अगर आपको ये दे रखा a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2, अगर ये दे रखा है इसका मतलब क्या होगा, अपरिमित या अनंत हल होगा। सीधे सीधे लिख दो, अनंत हल होंगे, अपरिमित रूप से अनंत हल होगा। ठीक, तो ये कंडीशन हो गई दूसरी। और एक कंडीशन और है जिसे बोलते हैं हम क्या, a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 और ये क्या होता है डज नॉट इक्वल c1 अपान c2। तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। तो ये तीन कंडीशन है, आप तीनों कंडीशन को ध्यान रखना। तो इस पे एक क्वेश्चन जरूर आता है, कंफर्म में आता है, तो इसलिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2 अद्वितीय हल होगा। a1 तीनों अगर इक्वल होंगे अनंत हल होंगे, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। a1 अपान a2 अगर तीसरा बराबर नहीं है तो क्या होगा, उस टाइम कोई हल नहीं होगा। तो पहले हम फाइंड करते हैं क्या, a1 अपान a2। अच्छा अगर हम a1 अपान a2 निकाल लेते हैं, a1 अपान a2 फाइंड करते हैं तो बताओ a1 का मान कितना है, a1 का मान कितना है 6 है। अच्छा a2 का मान कितना है 3 है। तो 3 2 जा 6 यानी आ जाएगा 2 अपान 1 आ जाएगा। यही आएगा ना 2 अपान 1। अच्छा अगर हम यहां से
b1 अपान b2 फाइंड करते हैं। अब बताओ b1 का मान कितना है, देखो -7 है, कितना है -7 है, और b2 का मान कितना है -4 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 7 बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगला क्या दे रखा है कि c1 अपान क्या है c2 है, और c1 का मान कितना दे रखा है -1 अपन कितना हो जाएगा -5, c2 का मान कितना हो गया -5, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या अगर हम देखें तो हमारे a1 या a2 बराबर है या b1 तीनों बराबर है या तीनों बराबर नहीं है। तो जैसे अगर 6 अपान a1 अपान a2 देखें तो 2 अपान 1 आ रहा है, और ये 7 अपान कितना आ रहा है b1 अपान b2 4 आ रहा है। अब बताओ क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर है। क्या ये बराबर है, दोनों नहीं बराबर है। इसका मतलब ये किसके रूप में है, रूप का है a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2 के रूप का है, के रूप का है। अगर इस रूप का है तो इस समीकरण का जो युग्म होगा, इस समीकरण का युग्म, समीकरण का युग्म क्या हो जाएगा, अद्वितीय होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, तो बताओ ऑप्शन कौन सा सही होगा। अब बताओ इसका मतलब कि ये और ये दोनों बराबर नहीं हुए, तो समीकरण क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, और एक अद्वितीय हल ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक क्रमशः, मतलब एक वृत्त का व्यास है जिसके सिरों के निर्देशांक क्रमशः दे रखे हैं हो, तब उसकी त्रिज्या की लंबाई पूछेगा। कहने का मतलब एक तो सर्किल है कुछ इस प्रकार से, ये क्या है, सर्किल है। अब एक ये सर्किल है, अब इसके सिरों के निर्देशांक मतलब ये सर्किल का केंद्र यानी सेंटर का, सर्किल का सेंटर हो गया। अब इसके सिरों के निर्देशांक मान लो इसका एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, इसके जो सिरे के निर्देशांक दे रहा है मान लो वो सिरा का निर्देशांक a है और ये क्या है b, और जो दोनों के वैल्यू दे रखे हैं कितना है, इसका दे रखा है कि 1,5 है और b का दे रखा है 7,13 है। तो ये है सेंटर, इसको हम मान लेते हैं क्या मान ले, o मान लेते हैं, और इसका जो निर्देशांक मान लेते हैं x और गामा क्या मान लेते हैं y। तो ये हमने मान लिया, माना बिंदु यानी वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या है हमारा o, x, y है। ठीक, अच्छा एक चीज आपको पता होगी ये कि अगर कहा जाए आपसे जो वृत्त की त्रिज्याएं होती है वो हर जगह से क्या होती है, समान होती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई कोई रेखा परिधि तक जो जाती है वो हर जगह से क्या होती है, समान होती है। केंद्र से परिधि तक जा रही है, ना कि परिधि से परिधि तक जाने वाली वह रेखा जो केंद्र से होकर जाए उसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। लेकिन ये केवल सेंटर से यानी O से जा रही है बस परिधि तक, यानी यहां से यहां तक ये भी क्या है, त्रिज्या है, और यहां से यहां तक क्या है, ये भी त्रिज्या है। मतलब A और B का जो बीच में बिंदु आ रहा है वो मध्य बिंदु क्या है, वो हमारा O है, यानी वृत्त का केंद्र जो है वो मध्य बिंदु क्या है, वृत्त का केंद्र हमारा क्या है, मध्य बिंदु। पहले हम क्या करते हैं, इसके निर्देशांक फाइंड करते हैं y के, यानी x और y के। तो कैसे निकालते हैं, लिखेंगे हम क्या, लिखेंगे AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु, O के निर्देशांक, O के निर्देशांक, AB का मध्य बिंदु O के निर्देशांक। अब O है, अच्छा मध्य बिंदु का आपको फार्मूला पता है, अच्छा बताओ मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, ये तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है उसे हम बोलते हैं क्या, P x, y इक्वल होता है ये x1 प्लस x2, y क्या होता है 2, और y1 प्लस y2, y क्या होगा 2, ये हो जाएगा। अच्छा बताओ जहां x, y है वहां पे हमने क्या मान रखा है, P मान रखा है, क्या मान रखा है P, यानी O हो जाएगा, जहां P है वहां O आ जाएगा, और ये x, y एज इट इज हो जाएगा इक्वल। अच्छा बताओ ये हमारा क्या है x1 है और ये क्या है y1,
और ये है x2 और ये है y2। तो फार्मूला क्या होता है x1 प्लस x2। अच्छा x1 का मान कितना है 1 है और प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान है 7 बटे कितना हो जाएगा 2 और कामा y1 का मान कितना है, y1 का मान है 5 और प्लस y2 का मान कितना है 13 और बटे कितना आ जाएगा 2। तो बताओ 7 एक कितना आ जाएगा 8 और बटे कितना हो जाएगा 2 और 13 5 कितना हो जाएगा 18 और बटे कितना आ जाएगा 2। इसको अगर हम सॉल्व करें 2 चौक 8 और 2 9 कितना आ जाएगा 18, यानी o x कामा y का जो निर्देशांक निकल आएगा वो कितना होगा हमारा 4 कामा 9। तो यानी ये मेरा क्या आ गया 4 कामा 9 कितना आ गया 4 कामा 9। अब बोल रखा है कि त्रिज्या की लंबाई, अच्छा यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या ही है ना, ये तो त्रिज्या ही कहलाएगी ना। अगर ये त्रिज्या है तो बताओ यहां से लेकर क्या हम निकाल लें o से b की दूरी निकाल लें तो वही हमारी त्रिज्या हो जाएगी। तो हम क्या लिखते हैं, लिखेंगे त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे, त्रिज्या बराबर OB के बीच की दूरी, OB के बीच की दूरी। अगर हमें त्रिज्या फाइंड करनी है, जो त्रिज्या है वो OB के क्या है बीच की दूरी है, तो हम त्रिज्या फाइंड करते हैं। त्रिज्या यानी OB के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है x1 क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा फार्मूला। अच्छा बताओ यहां से हमें OB के बीच की दूरी पूछ रही है, तो यहां से अगर ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x1, अब ये क्या हो जाएगा y1, ये O हो गया ये B हो गया। अब इसके बीच की दूरी का सूत्र हम लगाते हैं, तो बताओ यहां से क्या निकल जाएगा, रूट में x1 का मान कितना है, बताओ x1 का मान कितना हो जाएगा 4 माइनस x2 का मान कितना है 7, इसका हो जाएगा स्क्वायर और प्लस y1 का मान कितना है 9 माइनस y2 का मान कितना है 13, इसका भी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये रूट में आ जाएगा, बताओ क्या 7 में से अगर 4 घटाते हैं कितना देगा -3 का स्क्वायर प्लस 9 में से अगर 13 घटाते हैं कितना देगा 9 4 13 यानी 4 का स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व कर दें माइनस का स्क्वायर आप करोगे कितना आएगा प्लस आएगा, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 का कितना हो जाएगा 16 और 16 9 कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, यानी जो हमारी OE की त्रिज्या आएगी वो 5 इकाई आएगी। क्या आएगी 5 इकाई। अच्छा बताओ अब 5 इकाई आई है तो हमें यही पूछा था त्रिज्या हमारी क्या आ गई 5 इकाई, तो ऑप्शन में देखो 5 इकाई है कि नहीं, तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो क्या है 5 इकाई है, यानी ये ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है, हो जाएगा। तो मैंने एकदम अच्छी तरह से प्रयास किया है समझाने का, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, हो जाएगा। आगे चलें, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन में कहा गया कि दी गई आकृति में क्या है, दी गई आकृति में ये जो त्रिभुज है वो एक दूसरे के क्या है समरूप है, तब P का मान ज्ञात कीजिए। अगर वो त्रिभुज समरूप होते हैं, क्वेश्चन में बोल रखा है क्या दिया है, दे रखा है दिया है क्या दिया है त्रिभुज जो है ABC जो है ABC समरूप है त्रिभुज ADC, ये क्या है क्वेश्चन में दे रखा है त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज ADC के क्या है समरूप है, यानी अगर हम इसे सॉल्व करें यानी हल करें तो हमें किसका मान पूछ रखा है P का मान पूछ रखा है। तो देखो त्रिभुज ABC अगर समरूप है तो हम इसको बोल सकते हैं कि AB जो है वो क्या AB का अनुपात AD हो जाएगा, तो AB बटे AD और बराबर क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, BC बटे क्या हो जाएगा हमारा DC हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा AC हो जाएगा और बटे उसमें भी क्या होगा AC, तो ये हो जाएगा हमारा। अब हमें जो जो फाइंड करना है वो ले लेना है, क्या क्या AB और बटे AD, AB बटे AD आप इसे मान लो, ठीक 1 मिनट, AB बटे AD ये मान लो, ये क्या है हमारा D, तो AB बटे क्या हो जाएगा AD हो जाएगा, ABC और ADC ये त्रिभुज। अच्छा देखो AB बटे AD हो जाएगा तो हम एक बार AC ले लेते हैं, पहले तो एक चीज और देख लो, तो हमें पहले अनुपात देख लेना है, जो अनुपात दे रखे हैं
यानी कि P का मान पूछ रखा है। तो AB बटे AD, अच्छा AB का मान देखो कितना दे रखा है, AB का मान 18 है और AD का मान कितना है, AD का मान तो दिया ही नहीं है। चलो ये हो गया, छोड़ो आगे चलते हैं। अच्छा और यहाँ से AC बटे AC हो जाएगा, पहले मान ही रख देते हैं, चलो देखते हैं क्या क्या आता है, जो होगा देखा जाएगा आगे। AB का मान जो है वो कितना है, 18 है, कितना है 18। AD का मान तो पता नहीं है, बराबर, अच्छा BC का मान कितना है, BC का भी मान नहीं पता है, तो अगर हमें BC पता करनी है तो हम इसको मान लेते हैं x, तो BC यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस x हो जाएगा, ये होगा ना। तो BC जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 2 प्लस x, यानी यहाँ पे हम लिखते हैं BC का मान हो जाएगा हमारा 2 प्लस, इससे ही लिख देते हैं, BC का मान हो जाएगा 2 और प्लस क्या हो जाएगा x, और DC का मान 2 हो जाएगा, इक्वल AC दोनों में सेम है, तो यहाँ भी P आएगा, यहाँ भी P आएगा, क्योंकि दोनों AC दोनों में क्या है, कॉमन है, तो दोनों में AC आ जाएगा। हमसे P का मान पूछ रखा है, तो P का मान निकालना है, तो एक काम करते हैं हम, ये तो कट के खत्म हो जाएगा, इसको यहाँ से हटाओ, छोड़ो, आप ये दोनों ले लो। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, इसको इसके बराबर कर लेता हूँ, तो x का मान निकल आएगा। एक मिनट देखो, ये वाले टर्म को हम इसके बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर मैं इसको बराबर करता हूँ तो हमारा एक मान निकल गया 2 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू P अपॉन क्या हो जाएगा P, और P से P क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू क्या निकल कर जाएगा 1, तो यानी 2 प्लस एक्स इक्वल टू 2 बन जाए कितना हो जाएगा 2, तो क्या निकल आएगा 2 बन जाए 2, और 2 से 2 तो हो जाएगा कैंसिल, तो x का मान क्या आएगा 0, असंभव, तो x का मान 0 आ जाएगा। ओ नो, कुछ तो करना पड़ेगा, एक मिनट, अच्छा एक मिनट, वो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है क्या ADB, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में जो है वो क्या है ADB, क्या है ADB, यही मिस्टेक हो गया था, इसीलिए थोड़ी समस्या हो गई। एक मिनट फिर से देखो, अब देखो अगर ऐसा देखा है, पहले आपको जो जो देखो आपको क्या क्या चाहिए, हम ले लेते हैं, हमें दे रखा है AB दे रखा है ना, AB दे रखा है और P का मान चाहिए, तो हम AB ले लेते हैं। देखो क्या लिख लेते हैं, पूरा निकालो पहले, AD बटे क्या लिख लोगे, AD बटे AD आ जाएगा दोनों में, चलो इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर देखो अगला आ जाएगा DB बटे क्या हो जाएगा DB बटे DC हो जाएगा, और बराबर AB बटे क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो DB बटे DC को हम बाहर कर लेते हैं, देखो DB का मान कितना है, DB का मान ये है x है, और DB का मान x है, और DC का मान कितना है 2 है, ये हो गया। अच्छा AB का मान कितना है, AB का मान कितना 18, AC का मान कितना हो जाएगा हमारा, AC का मान AC का मान P हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो यहां से DB बटे क्या हो जाएगा DB, क्वेश्चन ही गलत कर दिया मैंने, सॉरी, यहाँ पे देखो P दे रखा है दोनों में, यहाँ भी P है। अब क्वेश्चन हो गया आसान, तो क्वेश्चन थोड़ा देखा नहीं इसलिए इसके लिए सॉरी। यहाँ पे देखो अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें से दो चीजें हमें ले लेनी है, क्या ले लेनी है, एक ले लेना है DB और बटे क्या लेना है DC, और एक लेना है AB और बटे क्या लेना है AC। अच्छा बताओ DB का मान कितना है, DB अगर आप जरा देखो P है, DB का मान कितना हो जाएगा P, यहाँ पे P ले लेना है। अच्छा DC कितना है, DC का मान कितना हो जाएगा 2, इक्वल AB का मान ये हो जाएगा कितना
18 और फिर AC का भी मान कितना हो जाएगा P। अच्छा P का P में मल्टीप्लाई करोगे P स्क्वायर आएगा और 18 दूनी कितना हो जाएगा 36। तो P बराबर कितना आएगा रूट में 36 और 36 का अगर हम स्क्वायर रूट ले तो कितना आएगा 6 यानी 6 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा P का मान। थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया था इसलिए थोड़ी मिस्टेक थी। तो P का मान हमारा कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत है? अगर त्रिभुज बोल रखा है इसके लिए समरूप है, अगर त्रिभुज समरूप दे रखे होते हैं दो त्रिभुज है तो उनकी संगत भुजाओं को जो अनुपात होता है वो क्या होता है बराबर होता है। तो AD और AD से कोई मतलब है नहीं, देखो AD से इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। हमें इन्हीं दोनों चीजों की आवश्यकता थी तो ये लेके हमने इसको क्या कर लिया वैल्यू रख करके सॉल्व कर लिया। तो ऑप्शन आ गया हमारा क्या P = 6। ये जो हो जाएगा इसका मान हमारा वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ना। तो B = आ गया क्या यानी P = 6 तो ऑप्शन B इज करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि tan a = √3 और tan b = 1/√3। तो tan a + b का मान पूछ रखा है और ऑप्शन दे रखा है और ये क्वेश्चन है सबसे सिंपल। देखो ये त्रिकोणमिति है और एकदम सिर्फ सबसे सिंपल त्रिकोणमिति ही है। अगर लेकिन आपको फार्मूला याद है तब, बिना फार्मूले के आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसमें दे क्या रखा है, कह रखा है कि tan a = √3 ये दे रखा है और क्या बोल रखा है कि tan b = 1/√3। अब पूछ क्या रखा है tan a + b = क्या, इसका मान पूछ रखा है। ठीक तो हम इसके लिए करेंगे क्या, पहले देखो tan a + b दे रखा है tan a = √3। अब आपको tan में पता करना है कि √3 किसका मान होता है। तो tan a = और tan में √3 किसका मान होता है tan 60 का मान, किसका tan 60 का मान होता है। तो tan से tan कैंसिल तो a = कितना जाएगा 60 डिग्री, ये a का मान आ गया 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट अगला निकालते हैं, चलो tan b से दे रखा है tan b = 1/√3 ये है। अब बताओ 1/√3 tan में किसका मान होता है, तो लिखेंगे tan b = 1/√3 किसका मान होता है tan 30 डिग्री का मान और tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल तो b = कितना जाएगा 30 डिग्री, ये b का मान आ गया यानी a और b का मान निकल गया। अब पूछ रखा है क्वेश्चन में हमसे tan किसका मान a + b का मान क्या होगा ये पूछ रखा है। तो tan a + b का मान बोल रहा है। तो अगर हम सॉल्व करें तो tan a का मान कितना है 60 है और प्लस b का मान कितना है 30 है। तो अगर हम इसे ऐड करें तो tan 60 30 कितना आ जाएगा 60 30 90 यानी tan कितना आ जाएगा 90 और tan 90 का मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। अब बताओ ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1 यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें ना, आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि त्रिघात बहुपद x³ + ax² + bx + c का एक शून्यक -1 है। एक तो शून्यक जो दे रखा है वो -1 है, तब दो शून्यकों का गुणनफल होगा। कहने का मतलब एक शून्यक दे रखा है यानी शून्यक का मतलब x = -1 रखने पर, तो जहां x है वहां पे -1 रखना है। दिया क्या पहले क्वेश्चन दे रखा x³ + ax² + bx और + c। अच्छा एक बात हमको बताओ, जहां x है वहां पे हमें क्या रखने हैं -1 रखने हैं। -1 का क्यूब यहाँ पे a हो जाएगा इंटू x के स्थान पे -1 का स्क्वायर और प्लस b हो जाएगा इंटू -1 और ये हो जाएगा +c। अगर आप इसे सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या निकल पाएगा, ये निकल के आ जाएगा -1 का क्यूब करोगे -1 आएगा और प्लस -1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस b और प्लस क्या आ जाएगा c यानी -1 और प्लस a और -b और प्लस क्या आ जाएगा c। तो अगर हम यहाँ से c का मान फाइंड करें तो इसको इधर लेके आओ, ये -1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर आ जाएगा तो -a हो जाएगा, ये -b इधर आएगा क्या हो जाएगा +b और इक्वल टू क्या हो जाएगा c। तो c का मतलब क्या हो जाएगा 1 - a + b, ये हो गया हमारा c का मान।
अब बोल रखा है तब दो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। अब दो शून्यकों का गुणनफल, एक शून्य माना 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 एक शून्य अल्फा बराबर क्या मान लेते हैं, एक है ना। तो मान लेते हैं एक शून्य का अल्फा बराबर क्या है, एक है। तो दो शून्यकों का गुणनफल पूछ रखा है। अच्छा फार्मूला आपको पता है, त्रिघात बहुपद के गुणनफलों का योगफल, त्रिघात बहुपद के गुणनफलों, त्रिघात बहुपद का गुणनफल क्या होता है, तो ये होता है हाँ। अब देखो यानी कि अब अन्य दो शून्यकों का गुणनफल आप ले लो, अन्य दो शून्यकों का गुणनफल यानी कि ये -1 ले लेते हैं और ये बराबर देखो c बाई ए होता है, यानी c होता है। तो a का मान वहां पे 1 दे रखा है, कितना है, 1 है। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा है। अच्छा बताओ अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा ही आएगा माइनस में और इक्वल टू c आ जाएगा। और c का मान क्या आया है, c का मान यानी अल्फा इंटू बीटा अर्थात c आएगा ना। हाँ तो ये c आएगा यानी माइनस सी होता है, सॉरी माइनस सी होता है, सी बाई ए होता है तो माइनस सी। तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो सी का जो मान आएगा अल्फा इंटू बीटा वो आ गया सी, और हमने सी का मान निकाल कितना रखा है 1 माइनस ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा हमारा क्या 1 माइनस ए प्लस बी जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 माइनस ए प्लस बी। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा क्या होगा करेक्ट। यानी आपको करना क्या है, सबसे पहले एक शून्य दे रखा है, एक शून्य का मतलब x का मान -1 दे रखा है, तो आप इसमें रख के c का मान निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, c का मान निकाल लेंगे। अब बोला गया है त्रिघात एक शून्य अल्फा है तो माइनस अल्फा बराबर -1 मान लेते हैं एक शून्य। अच्छा बताओ त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है, वो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है c बाई ए होता है, माइनस में c बाई ए होता है। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो c बाई ए के ऊपर है क्योंकि a का मान 1 है वहां पे, ठीक। तो यहाँ c हो जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c आ जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c है और c का मान हमने क्या निकाल रखा है 1 माइनस a प्लस b, यानी दो शून्यकों का गुणनफल ये पूछ रखा था, ये आ जाएगा कितना 1 माइनस a प्लस b हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित बंटन के लिए, अब बंटन दे रखा है बहुलक वर्ग पूछ रखा है। जब आपसे दे रखा है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, और ये जो विद्यार्थियों की संख्या दी रहेगी वो आपका बारंबारता नहीं होगा, और वो जो दिया रहेगा वो क्या होगा CF होगा। क्या होगा CF होगा। तो हमें F फाइंड करना होगा और वर्ग अंतराल फाइंड करना होगा, तभी जाके हमारा बहुलक वर्ग आएगा। तो आपको दो चीज दिया रहेगा, एक ये दिया रहेगा और एक ये दिया रहेगा ना। तो आपको क्या क्या निकालना है उस टाइम, वर्ग अंतराल फाइंड करने हैं, बारंबारता फाइंड करना। अब कैसे फाइंड करते हैं ये चीज ध्यान रखना। जब 10 से कम 20 से कम दिया है, अच्छा बताओ 10 और 20 के बीच में कितने का अंतराल है, 10 का अंतराल है। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ग अंतराल बनेगा वो क्या बन जाएगा, देखिएगा 0 से क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 10 से 20 बन जाएगा, 20 से 30 बन जाएगा, और 30 से 40 बन जाएगा, 40 से 50 बन जाएगा, और 50 से क्या बन जाएगा 60 बन जाएगा। तब ये हमारा क्या बन जाएगा वर्ग अंतराल। अब बारंबारता हमको कैसे निकालना है, ये 3 दे रखा है तो आप क्या करोगे यहाँ लिखोगे 3, ये वाला ऊपर वाला लिख लेना। अब 12 में से 3 घटा दो, 12 में से 3 घटाओगे कितना आएगा 9 आएगा। 27 में से 12 घटा दो, 7 में से 2 गया कितना 5, और 2 में से गया कितना यानी 15 आ जाएगा। अब एक बात बताओ 57 में 27 घटाओ, 7 में से 7 गया 0, और 5 में से 2 गया कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यही आएगा ना 30। अब 75 में से 57 घटा दो, यानी 5 में से 7 घटेगा नहीं 15, 15 में से 7 घटाओ कितना आएगा 8 आ जाएगा, और बचा कितना यहाँ पे बचा यहाँ पे 6, 6 में से 5 गया कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और अगर आप 80 में से 75 घटाते हो तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज जरा ध्यान दो, जोड़ने पे 80 देखो है कहीं गलती तो नहीं है, 8 5 13, 13 5 18, 18 9 9 8 17 27 3 30, 30 का 0 हासिल कितना लगा 3,
और 3 1 4 1 5 5 3 8 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस टोटल को आप ऐड करोगे तो 80 के बराबर आएगा। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गई बारंबारता। कैसे निकालना, 3 को ऊपर लिख लेना, 12 में से 3 घटा देना, 12 में से 3 घटाओ कितना आ जाएगा 9 आएगा, और 27 में से 12 घटाओगे कितना आएगा 15 आ जाएगा। फिर देखो उसके बाद अगर आप निकालते हो, जैसे अगर हम लिख दें, अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं लिख ही देता हूँ। पहले यहाँ 3 लिखा गया, फिर यहाँ से देखो 12 में से 3 को घटाया गया है, फिर 27 में से 12 को घटाया गया है, फिर 57 में से आपको 27 घटाया गया है, और 18 यानी कहाँ से है 75 में से 57 घटाया गया है, और 80 में से 5 घटाया गया है। तो ये हमारी जाके बारंबारताएं बनी है। तो अब हमें पूछा गया बहुलक वर्ग होगा, क्या होगा बहुलक वर्ग। देखो जो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसी के सामने वाला बहुलक वर्ग होता है। इसमें अगर आप एक चीज ज्यादा ध्यान रखो तो सबसे अधिक बारंबारता 30 है, यानी ये देखो हमारा बहुलक वर्ग क्या बन जाएगा 30 से 40, क्या बन जाएगा 30 से 40। तो 30 से 40 जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी ये हमारा जो ऑप्शन है 30 से 40, तो ये हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन कैसे है, पहले क्या करेंगे, अगर से कम दिया है या से अधिक दिया है उसमें जो भी विद्यार्थियों की संख्या परिवारों की संख्या कुछ भी दी रहेगी तो वो आपका क्या दिया रहेगा संचयी बारंबारता। तो उससे आपको f निकालना पड़ेगा और इससे वर्ग अंतराल निकालना पड़ेगा। तब आपको जाके ये देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक उसके सामने वाला वही बहुलक वर्ग बन जाएगा। तो इसमें बहुलक सबसे अधिक बारंबार बहुलक क्या है, इसमें 30 है, यानी सबसे अधिक बारंबारता किसकी है 30 की है। तो इसमें क्या है बहुलक वर्ग हमारा बन जाएगा 30 से 40 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो क्या कहना है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 यदि इक्वल 0 हो तो x का मान पूछ रखा है। ऑप्शन भी दे रखा है और ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, और इसमें दे क्या रखा है, यही कहा है कि कहा गया है एक्स स्क्वायर, क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई मीन एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल 0 तो x का मान पूछ रखा है। अब ये देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा ये चीजें आपने पढ़ रखी एक्स स्क्वायर, ये माइनस उधर जाएगा क्या बन जाएगा प्लस, यानी 1 बटे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी x का मान पूछा है तो स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा, यानी x इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस माइनस में क्या बनाएगा रूट में 1/9 बनाएगा, यही बनाएगा ना। देखो प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि समीकरण में यह एक्स स्क्वायर जो है वो प्लस माइनस दोनों के लिए सेम है। अगर आप प्लस का मान रखोगे एक्स स्क्वायर तब भी वही आपका मान देगा, और माइनस रखोगे तब भी एक्स स्क्वायर मान वही देगा। इसलिए ये दोनों जो मान आते हैं द्विघात समीकरण में उसमें दो मूल आते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, जरूरी नहीं दोनों प्लस में भी आ सकते हैं, तो दो मूल होने चाहिए, ये फिक्स है। तो x इक्वल टू, अच्छा एक बात बताओ, ये प्लस माइनस है, एक का वर्गमूल लोगे तो एक आएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो x का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/3। तो प्लस माइनस 1/3 जो होगा वो वाला हमारा क्या होगा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 1/3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या कहा गया है, कहा गया है यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई क्या हो समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अब ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन है। और देखो है एकदम सरल, बस आप यही देख के कंफ्यूज हो जाओगे कुछ नंबर दिया नहीं है तो नंबर लाना कैसे ना। तो आप क्या करोगे, कह रहा कि यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया, तो एक मीनार ध्यान देना, ये मीनार है और ये जो इसकी क्या है मीनार की छाया है, तो ये मीनार है और ये मीनार की छाया है, तो इसको हम ए नाम लेते हैं, ये बी हो गया, ये क्या हो गया सी। अगर हम इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं तो ये भी कितना आएगा h ही होगा, क्योंकि जो मीनार की ऊंचाई है वो उसकी छाया के क्या है बराबर है। अगर हमने इसको x माना तो ये भी ऐसे ही होगा, अगर हमने इसको x माना तो इसलिए भी क्या होगा x ही होगा। क्यों, क्योंकि बोल रखा है कि जो मीनार की ऊंचाई है, अच्छा जैसे देखो मीनार यहाँ पे है, अगर बाय द वे सूर्य भगवान यहाँ से निकले ऐसे तो इसकी छाया तो यही बनेगी ना, यही बनेगी छाया इसकी ना। अब इसकी छाया यहाँ बन जाएगी, इसकी जो छाया है
ये जो मीनार की ऊंचाई है उसकी छाया के क्या है, बराबर है। अगर हमने इसको h माना तो ये भी क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो यही पूछ रखा है, यानी इसको हम मान लेते हैं थीटा। तो इसका मान क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण नीचे बनता है और नमन कोण क्या बनता है, ऊपर बनता है। तो हमें उन्नयन कोण पता करना है। तो बताओ क्या करेंगे, जो दे रखा है उससे मान लेंगे, ले लेंगे। क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में अगर त्रिभुज ए बी सी में आप देखो तो एक चीज आपको दिख रहा है, ए बी बराबर क्या दिख रहा है, ए बी बराबर और क्या है, बी सी बराबर, ये दोनों क्या दे रखे हैं, एच दे रखे हैं। ए बी जो है वो बी सी के क्या बराबर है और क्या दे रखा है, एच दे रखा है। तो हमें थीटा फाइंड करना है। अच्छा अब हमको एक बात बताओ, ये जो ए बी है ये दिया है और बी सी भी दिया है, मान रखा है हमने बी सी। अच्छा बताओ, तो ए बी का मतलब क्या, थीटा के सामने भुजा लंब होगी, तो ये लंब होगा, और बी सी क्या होगा, नीचे है तो आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार किसका फार्मूला होता है, tan का फार्मूला होता है, किसका, tan थीटा का फार्मूला होता है। अब ये tan थीटा आ गया तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू ए बी और बी सी दोनों का मान क्या है, h है। तो h से h कैंसिल होगा, तो tan थीटा बराबर क्या निकल पाएगा, 1 निकल पाएगा। अब tan में 1 किसका मान होता है, tan में 1 यानी tan थीटा बराबर tan 45 का मान होता है। तो ये हो जाएगा tan 45 का मान, और tan से tan कैंसिल होगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। कितना आ जाएगा थीटा का मान, 45 डिग्री। यानी tan थीटा का मान कितना आ गया, 45। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा हमारा डी, वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है एकदम सिंपल, बस ध्यान से ना समझ में होगा क्वेश्चन को, वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, ये है सांख्यिकी का क्वेश्चन। कह रखा है कि यदि निम्नलिखित बंटन का माध्य 6 है, माध्य कितना दे रखा है पहले वो देख, माध्य जो दे रखा है माध्य बराबर वो दे रखा है हमारा 6। क्वेश्चन में माध्य दे रखा है, तब बोल रखा है कि a का मान क्या होगा, क्या पूछ रखा है, a का मान। अब a का मान कैसे फाइंड करते हैं, देखो हमारे xi और fi का मान दे रखा है, तो हमें फार्मूला पता है। अच्छा देखो क्या होता है, बहुलक का माध्य का फार्मूला क्या था, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे क्या होता है, सिग्मा एफ आई इक्वल टू क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई हमें फाइंड करना है। अच्छा सिग्मा का मतलब क्या होता है जानते हो, सिग्मा का मतलब होता है योग, क्या होता है, योग, एफ आई एक्स आई का योग और एफ आई का योग। अगर हम यहाँ से योग फाइंड करें, क्या फाइंड करें, योग, तो एक बात हमको बताओ, 3 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा, 5 आएगा, 5 में 3 जोड़ो कितना आएगा, 6 आएगा, 5 3 8 आएगा जी, सॉरी 8 में 1 जोड़ो कितना आएगा, 9, और 9 में 2 जोड़ो कितना आएगा, 11। तो हमारा जो सिग्मा एफ आई आएगा निकल के वो 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11। तो 3 2 5, 3 2 5 1 10, 10 के 11 हो जाएगा। अब हमें निकालना है सिग्मा एफ आई, यानी एफ आई इंटू एक्स आई, ये फाइंड करना है। तो एफ आई एक्स आई का मतलब x का मल्टीप्लाई एफ आई में होगा। तो देखो 2 का गुणा 3 में करोगे 2 तिहाई 6 आ जाएगा, 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 6 त्रिक कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 10 एकम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। a प्लस 5 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई a में करोगे 2a आएगा, और प्लस 2 5 जा 10 आ जाएगा। तो अब हम निकालते हैं क्या, निकालते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये कहां से आया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई ए प्लस 5, यानी 2 का ए में 2a और 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, इन सबको ऐड करते हैं, 8 6 14, 8 8 16, 16 6 22, ये तो जुड़ेगा नहीं ना, ये क्योंकि इसके में है। तो 8 8 16, 16 6 कितना हो जाएगा, 22, 22 का आ जाएगा 2, और हासिल कितना लग जाएगा, हासिल कितना लग जाएगा, हासिल लग जाएगा 2, एक एक कितना हो जाएगा 2, और 2 और 2 मिल कितना हो जाएंगे 4, यानी 42, और प्लस इसको भी उसी में ऐड कर देंगे 2a प्लस क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। तो बस अब आपको ले जाके उसके स्थान पे वैल्यू को पुट करने हैं। तो देखो इसका मान आ गया, यहाँ पे रख देना आपको 42 प्लस 2a और प्लस कितना आ जाएगा 10, पूरे का मान। अच्छा सिग्मा एफ आई का मान कितना आया है 11, तो यहाँ हम रख देंगे 11 और इक्वल क्या हो जाएगा 6। अब बताओ 42 में आप 10 जोड़ोगे कितना आएगा, 52 आएगा,
और प्लस 2a आ जाएगा, और 11 छक्का क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो 2a इक्वल टू 66 माइनस 52। तो अब बताओ 2a इक्वल टू, एक मिनट, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम, एक मिनट देख लो ये वाला क्वेश्चन। तो देखो 66 में से यदि आप 52 घटाते हैं, 6 में से 2 गया कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 6 में से 5 घटे कितना आएगा, 1 आ जाएगा, 6 में से 5 घटे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक मिनट, 6 में से 2 घटेगा 4 आएगा, सॉरी 6 में से 2 घटे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब बताओ 2 से 2 का भाग करोगे, 2 एकम 2 और 2 सत्य क्या आ जाएगा, 14। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 7। a बराबर कितना आ जाएगा, 7। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही हमारा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, इज क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो थोड़ी सी लाइट प्रॉब्लम है, एक मिनट वेट कर लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा लाइट का इशू मैनेज कर लीजिएगा, बस 5 मिनट में लाइट सही हो जाएगी। बोला गया यादृच्छा चुने गए साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। साधारण वर्ष का मतलब क्या होता है, देखो अगर हम साधारण वर्ष की बात करें, साधारण वर्ष में वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, ठीक। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, और इसमें 365 दिन में 52 सप्ताह होते हैं। 365 दिन में, सॉरी 365 दिन में कुल 52 सप्ताह होते हैं, सप्ताह होते हैं। अब एक चीज जरा ध्यान दो, 365 दिन 52 सप्ताह होते हैं, 53 रविवार बोला, एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, तो एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, एक दिन ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, एक दिन ज्यादा का मतलब वो हो सकता है, वो जो एक दिन बचा है वो हो सकता है रविवार, हो सकता है ना, हो सकता है सोमवार, हो सकता है मंगलवार, हो सकता है, और हो सकता है बुधवार हो जाए, हो सकता है बृहस्पतिवार हो जाए, और हो सकता है शुक्रवार हो जाए, हो सकता है क्या हो जाए, शनिवार हो जाए। तो देखो कितने परिणाम बने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 परिणाम बने हैं ना। अब उसमें बोल रखा है किसका, रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। 53 रविवार मतलब एक दिन एक्स्ट्रा जो बच रहा है, तो रविवार होने की प्रायिकता। अच्छा बताओ कुल परिणामों की संख्या कितनी है, कुल परिणामों की जो संख्या वो कितनी है, 7। कितने परिणाम बन रहे, टोटल टोटल 7 परिणाम बन रहे हैं, तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 7। अब बताओ रविवार केवल अकेला एक दिन में आ रहा है, तो रविवार आने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी 52 सप्ताह में 53, मतलब साधारण वर्ष में 53 रविवार होने के प्रायिकता जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, प्रायिकता 1/7 हो जाएगी। तो 1/7 होने का मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा ये ए, 1/7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चले, चलिए अगले पे चलते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन में कह रखा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है, 8 है। प्रथम पद क्या बोल रखा है, 8 है। प्रथम पद का मतलब a बराबर क्या हो गया, 8 हो गया, यानी प्रथम पद कितना हो गया, 8 हो गया। यनवा पद 33 है, यनवा पद का मतलब an जो है वो कितना है, 33 है। फिर बोला गया प्रथम n पदों का योग, यानी कि
Sn n पदों का योग कितना है 123 है। तो d का मान पूछ रखा है। सवाल एकदम सिंपल है, मान जो दे रखा है वही वही आपको पुट करने हैं। तो an इक्वल टू 33 दे रखा है, n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग मतलब 123 दे रखा है। अब d का मान पूछ रखा है, a भी दे रखा है। अच्छा एक फार्मूला देखो क्या होता है इसका, an इक्वल टू क्या होता है, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an का मान कितना दे रखा है 33, अब a का मान कितना है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा d। तो ये इधर इसको भेज दो, ये हो जाएगा कितना 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 33 माइनस 8 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से 33 में से 8 घटेगा कितना आएगा 25, 8 33 यानी 25 बराबर कितना आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। ये आ गया n माइनस 1 इंटू डी का मान। हमसे पूछ रखा है क्या, हमसे पूछ रखा है कि d का मान क्या होगा। अच्छा बताओ Sn का फार्मूला जानते हैं हम, Sn बराबर होता है n बाई 2 और इंटू क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से जहाँ Sn है वहां पे हम रख देते हैं क्या 123 इक्वल टू 1n बाई 2। अब देखो 2 मल्टीप्लाई a का मान कितना दे रखा है, a का मान दिया गया है 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब प्लस n, देखो n माइनस 1 इंटू डी का मान निकाल रखा है, कितना आया है 25, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से मान हमने ले जाके यहाँ पे रख दिया, ये n माइनस 1 इंटू डी का मान। अब क्या करेंगे सॉल्व करते हैं, 13 दूनी इसका मल्टीप्लाई देखो क्या करते हैं, लिखेंगे 100 सब कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा बराबर हो जाएगा n बाई 2 इंटू, अब बताओ 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 और प्लस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 123 बराबर n बाई 2 इंटू 16 में 25 से जोड़ दो कितना आएगा, 16 में 25 जोड़ोगे 6 5 11 का 1 2 1 3 1 कितना आ जाएगा 4, तो इतना आ जाएगा। अब इसका देखो इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 3 6 और 2 दूना 4 2 1 कम 2 और बराबर ये हो जाएगा n गुणे 41। 41 का इधर गुणा इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो कितना जाएगा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 246 बटे 41 और बराबर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। अगर आप 41 का भाग 246 में करते हैं कितना आएगा 41 से कम 41 41 छक्का यानी n बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा 6। अब बताओ n का मान 6 आ गया, तो आप इसमें ले जाकर रख दो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दे रखा है हमारा, घुमा के लिख लो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 25 बोल सकते हो। तो जहां n है वहां पे आप क्या रख दोगे 6, यानी 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 25 और 6 में से 1 घटाओगे तो 5 डी आएगा और ये हो जाएगा 25, तो 5 1 कम 5 और 5 बचे 25, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 5। तो डी बराबर हमारा क्या आ गया 5। तो हमसे डी का ही मान पूछ रखा था। अब बताओ डी का मान कितना होगा 5, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए आपको। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिएगा ये क्वेश्चन क्या बोल रखा है, कहा गया कि यदि 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, यदि 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 तथा 3y माइनस 2x इक्वल टू 3 हो तो x प्लस y का मान पूछ रखा है। देखो सिंपल है एकदम क्वेश्चन, करना क्या है आपको, इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन जो दे रखा है उसे आप ले लो। क्या दे रखा है 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, ये मान लो समीकरण 1 है। अगला दे रखा क्या 3y माइनस 2x इक्वल टू 3 और ये इक्वेशन क्या है सेकंड है। अब इसे सॉल्व करना है तो क्या करो आप एक टर्म को बराबर कर लो, यहाँ 3 है यहाँ 3 है लेकिन यहाँ x है यहाँ y है। एक काम करो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर 2 का कर दो और समीकरण 2 में
2 में 3 का कर दो, कर देते हैं। समीकरण 1 में किसका गुणा करने पर, 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। अब समीकरण 2 में 3 का गुणा कर दो, गुणा करके क्या करोगे, समीकरण को 1 व 2 को जोड़ने पर, तो ये करना है। अब समीकरण देखो दे क्या रखा है, दे रखा है 1 में 2 का गुणा, 2 तिहाई कितना होगा, देखो 2 तिहाई 6x माइनस 2 दूना 4y और बराबर 2 बचे 10, एक ये हो जाएगा। अगले में किसका करना, 3 का, 3 त्रिक का 9y और माइनस 3 दूनी 6x और बराबर 3 त्रिक का 9, इसको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो देखो हमारा एक टर्म क्या हो जाएगा, ये 6x से 6x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है। और ये 9y ये 4y, 9 में 4 करेगा 5y आ जाएगा और 10 9 कितना आ जाएगा 19, कितना आ जाएगा 19। तो y बराबर क्या निकल के आ जाएगा 19/5, ये y का मान आ गया। और ये मान ले जाके आप रख दो कहां, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है देखिएगा, समीकरण 1 है कितना, 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, यहाँ रह गया 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई y का मान कितना हो जाएगा 19/5 बराबर 5। तो 3x माइनस 19 दूना कितना हो जाएगा 38/5 बराबर 5। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 5 और प्लस 38 बटे कितना आ जाएगा 5। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा देखिएगा, 5 बचे 25 और प्लस कितना आ जाएगा 38 बटे कितना आ जाएगा 5, अर्थात 3x इक्वल टू 8 5 13 का 3 और 3 2 5 1 6 और बटे कितना 5। तो 3 से भाग कर दो, देखो 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, x बराबर निकल कर आ जाएगा 21/5, x का भी मान निकल आया। अब हमसे पूछ क्या रखा गया है कि x प्लस y का मान क्या होगा, तो x प्लस y का मान, अच्छा x का मान हमने निकाल रखा है 21/5 है और प्लस y का मान क्या है 19/5, दोनों का हर समान है। 9 1 कितना हो जाएगा 10 और 2 1 कितना हो जाएगा 3 3 1 4 और बटे कितना हो जाएगा 5। काट दो इसको, काटोगे कितना जाएगा 5 1 कम 5 5 8 40, यानी x प्लस y का जो मान आएगा वो आ जाएगा कितना 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो होगा वो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आगे चलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रखा है कि यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा का मान बोल रहा है। तो देखो 2 cos 3 थीटा इक्वल टू √3 दे रखा है। अच्छा हमको ये बताओ cos थीटा में √3 किसका मान होता है, 2 cos, एक काम कर दो, ये तो 2 उधर भेजो, पहला काम क्या है आपको, ये 2 का गुणा इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, यानी cos 3 थीटा इक्वल टू रूट में 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब cos 3 थीटा में यानी कि cos क्या हो रहा है, cos 3 थीटा इक्वल टू √3/2 है, तो √3/2 का मान क्या होता है cos 3 थीटा में, आई मीन cos थीटा में, तो क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री का मान होता है, यही होता है ना। तो cos से cos कैंसिल, तो 3 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री, 3 1 जा 3 3 10 जा 30, अर्थात थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 डिग्री, ये आ गया थीटा का मान 10। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा पहला
हो जाएगा ना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है, कह रखा है कि यदि वृत्त के त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18वां भाग है, यानी 5/18वां है, तब त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। देखो त्रिज्य आप जो बोल रहे हैं पहले उसे लिखो। कह रहा है क्वेश्चन में जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है वो वृत्त के क्षेत्रफल से, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का जो है 5/18वां भाग है, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का कितना है 5/18वां भाग है। अब एक बात बताओ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है, बराबर इसको कर लो 5/18 और गुणे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो ये हो गया। क्वेश्चन में यही बोल रखा है यदि वृत्त के क्षेत्रफल यानी वृत्तखंड का जो यदि वृत्त के त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल के 5/18वां है, तो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा, यानी थीटा का मान पूछ रखा है। अच्छा बताओ, यहाँ पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ बचेगा कितना, बचेगा बचेगा थीटा बटे कितना 360 बराबर 5/18, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 20 बच गया, तो थीटा बटे 20 और बराबर कितना जाएगा 5, तो 20 गुणे 5 कर दोगे आप, तो 20 पंचे कितना जाएगा थीटा बराबर 100 डिग्री, यानी ऑप्शन जो हमारा आएगा कितना 100 डिग्री। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, बी इज क्या हो जाएगा करेक्ट, हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन चलता है देखिए। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रखा है, कहा गया कि x प्लस ए बहुपद इतने का एक गुणनखंड है, तो a का मान पूछा है। तो देखो इसमें करना क्या है, पहले क्वेश्चन दे रखा है 2x² प्लस 2ax प्लस 5x और प्लस 10, और इसका जो गुणनखंड है वो क्या है x प्लस ए। ठीक, तो a का मान पूछा, तो यहाँ मान लेना माना x प्लस ए बराबर क्या कर देना 0, x बराबर क्या जाएगा माइनस ए रखने पर, तो जहां जहां x है आप वहां पे माइनस ए रख दो। a का मान पूछा है तो इक्वेशन के बराबर 0 कर लेना, तो यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, लिखोगे 2 मल्टीप्लाई जहां x है वहां माइनस ए आएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2a जहां x है वहां माइनस ए आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद प्लस लिखेंगे 5x के स्थान पे माइनस ए, अब प्लस हो जाएगा 10, इक्वल कर देना है 0 क्योंकि हमें a का मान निकालना है। देखो क्वेश्चन में यही बोल रहा है यदि x प्लस ए बहुपद इतने का एक गुणनखंड है, यानी इसका अगर ये गुणनखंड है तो हम क्या कर लेते हैं x प्लस ए बराबर 0 कर देते हैं, क्लास 9th में क्वेश्चन है। तो x बराबर माइनस ए रखने पर तो क्या करते हैं, देखो 2 मल्टीप्लाई अगर एक माइनस ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर आएगा, प्लस ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2a² ये भी आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस यानी ये बन जाएगा 5a और प्लस 10 इक्वल क्या हो जाएगा 0, तो ये 2a² और ये माइनस 2a² हो जाएगा ना, और ये माइनस 5a और ये क्या है प्लस 10 इक्वल 0, तो क्या करोगे आप प्लस 2a² से माइनस 2a² क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी माइनस 5a और प्लस 10 इक्वल क्या आ जाएगा 0, तो माइनस 5a इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो, 5 एक कम 5 5 दूनी 10, a बराबर कितना निकल कर आ जाएगा a बराबर 2 आ जाएगा, हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा इसमें क्या बोल रखा है, किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की क्या होती है √3 गुनी हो जाती है। किसी समय जैसे एक स्तंभ है, ये कुछ ऐसा स्तंभ है, अब बोला गया एक स्तंभ है, एक स्तंभ की जो ऊंचाई है ना, एक स्तंभ की ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं h मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ऊंचाई को h, किसी स्तंभ के छाया की लंबाई जो थी उसकी ऊंचाई की √3 गुनी, अगर हमने इसको h मान लिया
तो इसकी ऊंचाई की √3 गुनी, अब तो ये क्या हो जाएगा, √3h हो जाएगा। मतलब यही बोला गया है किसी स्तंभ के छाया की जो लंबाई है, छाया है तो ये स्तंभ है, स्तंभ के छाया की जो लंबाई है वो ऊंचाई की √3 गुनी है। √3 गुनी का मतलब अगर हमने इसको h माना तो √3 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये इसकी छाया हो जाएगी। ठीक, तो ये जो ऊंचाई है उसकी छाया की लंबाई क्या हो जाएगी, √3 गुनी हो जाएगी। तो हमें पूछा गया इसका वर्नियर कोण, यानी हम इसे क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो देखो देखेंगे ट्राइंगल ए बी सी में, तो जो दे रखा उसे ले लेते हैं। ए बी बराबर क्या दे रखा है, एच दे रखा है, ठीक, और बी सी बराबर क्या हो जाएगा, √3h। अब बताओ फार्मूला बनाते हैं, ए बी और बटे बी सी। अच्छा ए बी क्या है, थीटा के सामने भुजा लंब होती है, बी सी क्या है आधार है, तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का। तो tan थीटा का ही वैल्यू हमें थीटा का मान चाहिए, ए बी का मान h, बी सी का मान √3h, h से h क्या हो जाएगा कैंसिल, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3, और tan थीटा में √3 किसका मान होता है, 1/√3, tan 30 का मान होता है, तो tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा ना। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए रुकते हैं। 2-3 क्वेश्चन जो बचे हैं उसको हम बता देंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। आज के लिए अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने तक जरूर भेजिएगा, और हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।